हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ एचपी चैनल में स्वागत है। मैं हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 से पार्ट 3 तक पहले पढ़ा चुका हूं। अब आप लोगों को मैं वैदिक सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूं। वैदिक सभ्यता का समय जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। इस सभ्यता के बारे में हम लोगों को संपूर्ण जानकारी वेद से होता है, इसलिए इसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के जनक अब किसको माना जाता है, तो वैदिक सभ्यता का जनक जो है आर्य को माना गया है, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसलिए इस सभ्यता को श्रेष्ठ जनों के सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हम लोग अध्ययन के सुविधा के लिए दो भाग में बांट देते हैं। एक को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। अब आते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बता। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। इन्होंने अलग अलग अपना मत दिए हैं कि आर्यों का उद्भव कहाँ से हुआ, इसके बारे में विद्वानों में भिन्नता है। और इन्होंने आर्यों का मूल स्थान जो है सप्तसंधो उस प्रदेश को कहते हैं। 7 जो नदी का जो क्षेत्र था उसको सप्तसंधो कहते हैं। तो आर्यों का मूल स्थान सप्तसंधो प्रदेश था। इसके समर्थक हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र और बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगणी नेता रहे हैं। उन्होंने अपने विचार में बोले हैं कि आर्यों का मूल निवास जो है उत्तरी ध्रुव है। दयानंद सरस्वती का विचार है कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत है। और मध्य प्रदेश बताने वाले में राजबली पांडे हैं। और आर्यों का मूल स्थान ब्रह्म ऋषि देश है, इसको बताने में गंगानाथ झा हैं। अब आते हैं सर्वमान्य मत के आधार पर मध्य एशिया, इसका विचार है मैक्स मूलर ने दिए हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो है मध्य एशिया है। सर्वमान्य मत में आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया को माना जाता है। वैदिक सभ्यता के भूगोल के बारे में बताने जा रहा है। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे इस सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी अलग अलग क्षेत्रों से मिलती है। जैसे हमारे प्राकृतिक जगह में हो गया नदी। इस काल में नदी का अन्य महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व भी दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत सिंधु प्रदेश आते हैं। आर्य लोग मध्य एशिया से चलकर सर्वप्रथम ईरान में रुके, वहीं से एक शाखा पश्चिम के तरफ और दूसरी शाखा पूरब के तरफ चली गई। भारत में सर्वप्रथम आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। सिंधु और उसकी 6 सहायक नदी के क्षेत्र को हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। अब आप लोगों को 7 नदियों में आप लोगों को प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, जो सप्त सिंधु जिसको बोलते थे, उसमें प्राचीन नाम कुछ हैं जो अभी वर्तमान नाम में उनका नाम बदल गया है। जैसे इंदुस नदी का वर्तमान नाम सिंधु नदी है। पुरुषणी नदी का नाम रावी नदी है। आधुनिक नाम जो है पुरुषणी नदी को हम लोग रावी नदी बोलते हैं। अस्कनी नदी जो है उसको चिनाव नदी बोलते हैं आधुनिक युग में। बितास्ता नदी जो है उसको आधुनिक नाम में झेलम नदी बोलते हैं। सुरुसती नदी को सरस्वती नदी बोलते हैं। सतुंद्री नदी को सतलुज नदी बोलते हैं।
पिपासा नदी को आधुनिक में ब्यास नदी बोलते हैं। इसी नदी के आसपास के क्षेत्र को हम लोग सैंधव प्रदेश बोलते थे। अब इन नदियों से जो घिरे हुए क्षेत्र थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो था वह सिंधु नदी है। ऋग्वेद काल में गंगा का मात्र एक बार, इसको याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में गंगा का मात्र एक बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। सबसे पवित्र और प्रशंसनीय नदी का नाम सरस्वती है, जिसको नदीनतम कहा गया है। इस काल में गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से संबोधित किया गया है। नदी संस्तुति में सबसे अंतिम नदी का नाम गोमती नदी है। गोमती नदी यमुना की सहायक नदी के रूप में पहचानी गई है। इसकी पहचान वर्तमान में गोमल नदी के रूप में किया गया है। अब आते हैं आप लोगों को समुद्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऋग्वेद में विशाल जनराशि चक्र का उल्लेख समुद्र के रूप में किया गया। इसमें महत्वपूर्ण है अपर की पहचान अरब सागर के रूप में किया गया है। अब आते हैं हम पर्वत। ऋग्वेद में हिमालय के लिए हिमवंत शब्द का उल्लेख किया गया है और इसकी सर्वोच्च चोटी को मुंजवंत कहा गया है, जहाँ से सोम का पौधा मंगवाया जाता था। अब आते हैं मरुस्थल। इसके बारे में आर्यों को जानकारी था या नहीं स्पष्ट नहीं उल्लेख है, लेकिन धन्व शब्द से स्पष्ट होता है कि आर्य लोग मरुस्थल के बारे में जानते होंगे। अब आते हैं भौगोलिक विस्तार। आर्य लोग इसका क्षेत्र का विस्तार के बारे में सप्त सिंधु प्रदेश से बाहर निकलकर सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के भूमि पर कब्जा जमाया। उसका नाम ब्रह्मवत रख दिया। इसके बाद गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र को विजित किया और उसका नाम ब्रह्म ऋषि देश रख दिया। हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र को जीतने के बाद इसका नामकरण मध्य प्रदेश के रूप में किया गया था। बंगाल और बिहार के साथ साथ जब आर्यों ने संपूर्ण भारत को जीत लिया तब उसका नाम आर्यावर्त हो गया। अब आपको एक चित्र के द्वारा हम समझा सकते हैं कि सैंधव प्रदेश जो है कुरुक्षेत्र है, ब्रह्मवत हुआ, उसके बाद गंगा जमुना दोआब के बाद ब्रह्म ऋषि देश, हिमालय विंध्य जो है, उसके बाद आर्यावर्त जो है इसका क्षेत्र हो गया। अब आते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में आपको हम बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था, विवाह, महिलाओं की स्थिति, पारिवारिक जीवन, खान पान, मनोरंजन के साधन, आभूषण, वेशभूषा आदि के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल में समाज जो था पितृसत्तात्मक था। देखिए हड़प्पा में आप लोगों को बताए थे, हड़प्पा का सभ्यता जो था वह पितृ प्रधान नहीं था बल्कि वह मातृ प्रधान सभ्यता था, और वैदिक सभ्यता जो हुआ वह पितृसत्तात्मक हो गया, यानी यहाँ पिता जो हुआ वह परिवार के मालिक होने लगे। अब आते हैं कि वैदिक काल में समाज जो पितृसत्तात्मक था इसे ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था वह शहरी सभ्यता था और वैदिक सभ्यता जो है क्या है, ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। इसके अंतर्गत अब आते हैं कि वर्ण व्यवस्था किस तरह था। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वह किस तरह था। इस समय जन्म के स्थान पर कर्म को प्रधानता दिया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद के शुरुआत में हम लोगों को जन्म के आधार पर ही कोई जाति नहीं बताया जाता था बल्कि कर्म के आधार पर होता था। अब आते हैं, इस समय बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान की प्राप्ति था। उस समय विधवा विवाह, बहु विवाह
एकल विवाह की परंपरा कायम थी। आजीवन विवाह नहीं करने वाले महिलाओं को आमूज कहा जाता था। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, अब इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताने जा रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छा माना गया है। इस समय सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। महिलाओं सभी धार्मिक कार्य में, युद्ध और राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से शामिल होती थी। इस समय विदुषी महिलाओं में लोपमुद्रा, अपला, घोषा, सीका, विश्वरा का नाम मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वे पढ़ती लिखती भी थी। जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना किया था, इसलिए इन लोगों को ऋषि के उपाधि दिया गया। अब आते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। इस समय परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति घर का मालिक होता है, जिसे कुलक कहा गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई को हम एक चित्र द्वारा आप लोगों को समझा सकते हैं। जैसे परिवार के बाद आपको, जिसको परिवार कहिए या कुल कहिए, उसके बाद ग्राम, जिसको गोत्र भी कह सकते हैं, विशद, उसके बाद जन। खान पान के बारे में आप लोगों को बताया। इस काल का मुख्य खाद्य पदार्थ जो है जौ और गेहूं था। लोग चावल का भी प्रयोग करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल थे। अतिथि को गाय का मांस खिलाया जाता था, इसलिए अतिथि को गोहंता कहा गया है या गविष्टि भी कहीं कहीं कहा गया है। पेय पदार्थ में सोम रस का वर्णन है, जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन है। अब आते हैं इनका वेशभूषा आर्यों का कैसा था। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। मुख्य वस्त्र जो है उसमें कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था और कुछ कमर से नीचे भी पहनने वाला वस्त्र का वर्णन है। अब अधिवास के बारे में आते हैं। चादर या दुपट्टा को अधिवास कहा जाता था। इस प्रकार पगड़ी और जूता का भी प्रयोग होता था। आभूषण के बारे में बता रहे हैं कि आभूषण महिलाओं और पुरुष दोनों धारण करते थे। कुछ महत्वपूर्ण आभूषण का नाम इस तरह है। निष्क, गला में धारण किया जाने वाला, लेकिन आगे चलकर निष्क सिक्का के रूप में प्रचलित हुआ। कुरीन सिर पर धारण किया जाने वाला था। रुकम वक्ष पर धारण किया जाने वाला आभूषण था। मनोरंजन के साधन में मुख्य साधन संगीत था। इसके साथ साथ रथ दौड़, घोड़दौड़ और पासा खेल कर भी मनोरंजन किया जाता था। ऋग्वेद में सामाजिक जीवन के अंदर जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, लगभग वर्तमान में भी दिखाई पड़ता है। इसी के साथ मैं वैदिक सभ्यता का चैप्टर को अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।